हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन है ना। तो अगला चैप्टर है ज्योग्राफी का है, ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन ये को है। इसमें भूमि संसाधन मुख्य रूप से आज पढ़ने वाले हैं। भूमि संसाधन यानी कि जो हमारा जो भूमि है मतलब धरती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कृषि हो, वानिकी हो, पशुचारण हो, मत्स्य पालन हो, खनन मतलब खोदना हो, वन्य जीव मतलब वन और वन में जो जीव जंतु रहते हैं, या फिर परिवहन हो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना हो, है ना। फिर यानी संचार का माध्यम ये टीवी हो गया, दूरदर्शन हो गया, फिर टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। इन सारे जैसे आर्थिक क्रिया जितना भी होता है ये भूमि पर ही होता है। कहाँ पर होता है? धरती पर ही होता है, भूमि पर ही होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मौलिक संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौलिक संसाधन। देखिए लिखा क्या है, कृषि, वानिकी, पशुचारण, है ना, मत्स्य मतलब मछली का पालन, खनन, वन्य जीव, परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो संसाधन होता है, संचार मतलब टेलीफोन, मोबाइल वगैरह बोल सकते हैं। जैसे आर्थिक क्रिया भूमि पर ही होता है ना, भूमि पर होता है, इसलिए यह मौलिक संसाधन है। मौलिक मतलब कि एकदम मूल रूप से इसके बिना कोई चीज संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भारत जैसा जो देश है, ये देश बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधताओं से भरा हुआ देश क्यों है तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ये पूरा भारत में देखिए कितना कितना क्या है। पूरा भारत में 43% मैदान है ना। 43% मैदान है, जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, मैदान में कृषि एवं वन्य उद्योग होता है। वन्य उद्योग लगा हुआ है। क्या हुआ है? कृषि एवं वन्य उद्योग। देखिए, मैदानी भाग में क्या होता है? खेती ही ना होगा। मैदानी भाग में ज्यादातर क्या होता है? खेती होता है। और वहां पर क्या होता है? उद्योग लगाया जाता है, उद्योग धंधा किया जाता है। उद्योग मतलब कि कोई भी प्रकार का फैक्ट्री लगाया जाता है। अब पहाड़ पर तो फैक्ट्री लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाने में किसी सामान को ले जाने में, और वहां पर संसाधन रिसोर्सेज भी नहीं होगा। रिसोर्स मतलब संसाधन होता है, वहां पर संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यातायात का साधन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, कृषि और उद्योग ये कहाँ पर होगा? मैदानी क्षेत्रों में। याद रखिएगा, ये पूरा भारत का 43% क्या है? मैदान है। ठीक है, इस वाला कलर से जितना भी दिखाया गया ये क्या है? मैदानी भाग है। अब ये क्या है? पर्वत वाला भाग है। ये लाल कलर से जो दिखाया गया ये पर्वत भाग है। ये 30% भाग है। 43% मैदान है और 30% क्या है? पर्वत है। और ये पर्वत से क्या होता है, ये भारत की जो पर्वत है खास करके उत्तर में यानी कि हिमालय साइड में, है ना, वहां से 12 नदियां बहती है। 12 नदियां की 12 महीना बहने वाली नदियां होती है। ठीक है, यहाँ से 12 महीना नदियां बहते रहती है, जिसके कारण क्या होती है, उसके साथ में जल बहते रहती है। उसके साथ में गाद मतलब वहां से जो बहती है तो बहुत सारा सिल्ट गाद वगैरह लेकर के आती है और कहीं जाकर के छोड़ देती है, तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया आपको कि 30% पर्वत है और 43% मैदान है। अब क्या है, 27% पठार है। ठीक है, पठार को इस ऐसे वाला भाग को क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। यानी कि इस शेप में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। और पर्वत क्या होता है? इस शेप में रहता है। ठीक है, और इसका श्रृंखला होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको पर्वत बोलेंगे, इसको पठार बोलेंगे। मैदान तो जान ही रहे आप लोग। ठीक है, अब देखिए 27% पठार है, इसमें क्या क्या निकलता है? 27% पठार में क्या होता है? इसमें खनिज निकाल सकते हैं, मतलब कि नीचे से कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोना चांदी कुछ भी निकाल सकते हैं, खनिज पदार्थ हो सकता है। जीवाश्म भी क्या हो गया, धरती के अंदर से ही निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? पठार से निकलता है। और वन भी वहां पर हो सकता है, पठारों पर वन भी हो सकता है। तो देखिए पठार पर क्या क्या पाया गया? खनिज पाया गया, जीवाश्म और वन संपदा। ठीक है, मैदान में क्या क्या होगा? कृषि और उद्योग होगा। ठीक है, और पर्वत से क्या निकलेगा? 12 महीना के लिए 12 महीना बहने वाली नदियां यानी कि 12 माह से नदियां। इतना बात देखिए, इतना समझ में आ गया मोटा मोटा आपको कि हमारे पास जो भारत के पास जो ज्यादा जमीन है, तो ज्यादा जमीन कितना है? तो 43% मैदान है। ठीक है ना, 43% मैदान है। इसमें से कुछ हिस्सा जैसे कि ये भारत है, ठीक है ना, भारत में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इधर जो ई वाला और ये अक्साई चीन, इसको अक्साई चीन क्या होता है? ये चाइना कब्जा कर लिया है और इस पर क्या हुआ है? पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। इसलिए हमारे पास थोड़ा सा कम जमीन है। ठीक है ना, लगभग 97% हमारे पास जमीन है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
ठीक है। मृदा निर्माण होता क्या है या मृदा किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वो संगठित पदार्थ से निर्मित, वो संगठित पदार्थ मतलब कि उसका कोई संगठन नहीं है कि किसका मात्रा कितना होगा, ठीक है। वो संगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का जो मान लिया जाए अगर ये यदि ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके पृथ्वी का सबसे बाहर वाला जो परत होगा, सबसे ऊपर में जो परत होगा, उसी ऊपरी पतली परत को, उस पतला जैसा जो परत होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मृदा कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी। मतलब कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला और वो जो पतला परत होता है उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी कहेंगे। इसको एक चीज याद रखना है कि कुछ सेंटीमीटर मृदा निर्माण में, मतलब कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब कि बहुत, ये क्या है, एक धीमा प्रक्रिया है। मिट्टी निर्माण का प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमा धीमा धीरे धीरे चलता है ये, ठीक है। अब देखिए निर्माण इसका कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होता है। अब देखिए चट्टान जब टूटता फूटता है तो उससे क्या होता है, कण निकलता है और उससे क्या होता है, भौतिक क्रिया, मतलब क्या हुआ कि धूप आया, फिर मौसमी क्रिया बदलते रहता है। रासायनिक क्रिया क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होता है पृथ्वी पर बहुत सारा, उससे भी बहुत सारी चीजें निकलता है। जैविक क्रिया में हम देख रहे हैं कैसे पेड़ पौधा से पत्ती निकला, पत्ती गिर के वो सड़ गया और ह्यूमस के रूप में वो बन गया, और इस तरह से क्या होता है, मृदा का निर्माण वो हो जाता है, ठीक है। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने फिजिकल क्रिया, मतलब शारीरिक क्रिया के माध्यम से भी होता है। जैसे टूटा, आपस में चट्टाने टकराया तो उससे जो मिट्टी बना, उससे जो टकरा करके कण उड़ा, उसको क्या बोलेंगे, भौतिक क्रिया बोलेंगे। जैसे आप समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि पत्थर उथर तोड़ने वाला जो मिल होता है, उससे क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर को तोड़ करके उसको छोटा छोटा टुकड़े में बनाया जाता है, ठीक है। और उस तोड़ने के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारा धूल कण निकलता है, तो वो क्या होता है, मिट्टी में ही जाके मिल जाता है। इसका मतलब वो मिट्टी बन गया। तो भौतिक क्रिया समझ में आ गया आपको। अब रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो केमिकल, जैसे दवाई वगैरह देख रहे हैं तो केमिकल उसमें मिला हुआ है, तो उसमें उससे भी क्या होता है कि जैसे देखे होंगे कि कहीं कहीं दीवार देखे होंगे, दीवार में कुछ धब्बा टाइप का लगा हुआ है और उसको छुइएगा तो वो क्या होता है, झड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना। हवा, धूप, पानी, ये सबसे क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन करके वो टूटने लगता है। अब जैविक क्रिया क्या होता है, जैसे पेड़ पौधा से पत्ता गिरा और पत्ता गिरने के बाद क्या हो गया, जमीन में आकर के वो कीड़ा मकोड़ा उससे आकर के खाने लगा, उससे गला दिया, तो उसको गला करके जो मिट्टी का निर्माण हुआ उसको क्या बोलेंगे, जैविक क्रिया। तो इतना क्रिया होने के बाद क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखते हैं मिट्टी निर्माण में कौन कौन सा कारक है। पहला कारक जो इसमें दिया हुआ है, उच्चावाच या धारा आकृति। धारा मतलब जमीन का जो आकृति है उस पर यह निर्भर करता है कि कितना मिट्टी बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। उच्चावाच यानी कि जो कहीं पर देखिए, भारत में देखेंगे आप तो हिमालय की ओर देखेंगे तो वहाँ क्या है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे क्या होता है कि आकृति परिवर्तन होते जाता है, ठीक है। अब देखिए मूल शैल या चट्टान टूटना, जब मूल शैल या चट्टाने टूटता है तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु के कारण, जैसे कि अभी गर्मी है, कभी ठंडा हो जाएगा, फिर बरसात आएगा, इन सारे कारणों से भी मिट्टी क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है तो बताया भी कि मतलब क्या होता है कि जैसे कि रेल का पटरी देखें, इतना जगह छोड़ा जाता है ना, क्यों छोड़ा जाता है, गर्मी के दिन में बढ़ जाता है, गर्मी के दिन में वो फैलता है तो आके सड़ जाता है, और ठंडी जैसे होता है वो सिकुड़ता है। तो उसी तरह से पत्थर सब भी होता है, ठीक है। पत्थर सब में भी वो फैलता है और सिकुड़ता है। इस क्रम में क्या होता है कि झड़ने लगता है, उससे कुछ पत्थर को छुइएगा तो हाथ में कुछ लगेगा। तो ये हुआ जलवायु कारण, ठीक है। अब है वनस्पति। वन का संपत्ति मतलब कि जैसे कि कोई वन का पेड़ पौधा गिरने के बाद क्या हुआ, लाखों हमेशा के लिए पड़ा हुआ रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सड़ करके क्या मिट्टी का निर्माण करेगा। जैव पदार्थ मतलब जीव सब जो है वो भी सड़े, मतलब मरेगा तो कहाँ जाएगा, धरती में ही मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। अब खनिज के कण, खनिज अगर कोई भी चीज खोद करके निकालते हैं, उसमें जो कण बच जाता है, जैसे कोयला निकाले उसका जो कण बच गया, उससे मृदा का निर्माण होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है, ये समय इसको निर्माण में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिट्टी के जो निर्माण है उसमें दो प्रकार का
कारक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जैव कारक और दूसरा है अजैव कारक। जैव में ह्यूमस महत्वपूर्ण होता है, अजैव में क्या होता है, इससे पत्थर उत्तर टूटता है तो उसको क्या बोलेंगे, अजैव कारक और जैव कारक। इतना आप समझ गए होंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब है मृदा के प्रकार एवं वितरण। मृदा का प्रकार मतलब मृदा कितने प्रकार के होते हैं पूरे भारत में, और कहाँ कहाँ पर कितना कितना कौन सा मृदा पाया जाता है, यानी कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो भारत में गुणवत्ता के आधार पर मतलब मिट्टी के गुण के आधार पर, ठीक है ना, मृदा जो है मृदा संसाधन 6 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आए कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत में मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, और चौथा क्या है लेटेराइट मृदा, और पांचवा है मरुस्थलीय, और छठा है पर्वतीय मृदा। ये मृदा को हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन सा मृदा है, ठीक है। अब देखिए जलोढ़ मृदा के सबसे पहले क्या है मेरा जलोढ़ मृदा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो निक्षेप है, यानी कि उसका जो गाद आकर के जमा है उसी से हुआ है, ठीक है। तो सिंधु कहाँ बहती है, तो पाकिस्तान में जाती है। उससे पहले जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब का इलाका है, फिर हल्का फुल्का गुजरात और राजस्थान का इलाका है, ठीक है। इस क्षेत्र में हल्का फुल्का होता है क्या है, सिंधु नदी का। गंगा क्या बोलेंगे, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, फिर हल्का सा झारखंड होगा, और फिर क्या होगा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। तो गंगा नदी का आप विस्तार देख लिए। अब क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अगर यदि भारत का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है ना, असम से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में गुजर जाती है, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा का निर्माण जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हल्का फुल्का राजस्थान और गुजरात में बताया, जैसे सिंधु नदी का होगा, ठीक है ना, तो हल्का फुल्का राजस्थान और गुजरात में सक्रिय पट्टी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। कौन सा मृदा, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसका एक आप मैप पे हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी का डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान किसको कहेंगे, तो इस एरिया वाला जो भाग है, तो इधर पश्चिमी तट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी तटीय। इस तट में क्या आता है, महानदी वगैरह जो है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। इसका जो डेल्टा बनता है, डेल्टा किसको कहता है, जब नदी अब अपना मुहाने पर होता है, मतलब लास्ट पोजीशन पर होता है, कि वो जा नहीं पाएगा आगे, तो अपने गाद को वही छोड़ देता है, तो वहां पर एक डेल्टा मतलब इस तरह का जो क्षेत्र बनाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। उसको डेल्टा क्षेत्र में ये पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। पूर्वी तटीय भागों मतलब इस एरिया में क्या होता है, हल्का मतलब की काली मिट्टी पाया जाएगा। इसका अगर यदि विस्तार का बात करें तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर इसका विस्तार है पूरे भारत में। कितना विस्तार है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। अब इसमें बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका का अनुपात होता है। किसका बालू, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात होता है। अब इसका आयु के आधार पर इसको जो ना दो प्रकार का होता है, यानी जलोढ़ मृदा को अगर आयु के आधार पर बांटते हैं तो ये मृदा यानी कि ये मिट्टी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। खादर किसको कहेंगे, तो नया वाला जो मिट्टी होगा, है ना, नवीन जलोढ़ मृदा को, नया वाला जो जलोढ़ मृदा होगा उसको क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। और बांगर क्या बोलेंगे, पुराने जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे, बांगर बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या है, बालू प्लस मृत्तिका। खादर में क्या होता है, बालू और मृत्तिका का ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अधिक उपजाऊ होता है ना। खादर मृदा क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है, और इसमें क्या होता है, कंकड़ और बजरी, कंकड़ पत्थर ज्यादा रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसकी अपेक्षा ये कम उपजाऊ होता है। बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, है ना, जैसे तत्वों का भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस और चूना। लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ का कमी पाया जाता है। क्या किसका कमी पाया जाता है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ का। अब यदि इसमें क्या क्या फसल उगाया जा सकता है, तो इसमें मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि को उपजाया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, जहाँ पर जलोढ़ मृदा रहेगा वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाया जाता है,
ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो आबादी होगा यहाँ का, तो यहाँ का घनी आबादी होगा। अधिक आबादी मतलब घनी आबादी मतलब ज्यादा संख्या में वहाँ पर लोग रहेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब है काली मृदा। काली मृदा का बात करें तो काली मृदा में क्या है, एल्युमिनियम और लोह यौगिक के कारण है ना। एल्युमिनियम इसमें काली मृदा में एल्युमिनियम और लोह यौगिक रहता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, इसका रंग काला होता है। अब देखिए इसको जो है काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ना, कपासी मृदा के नाम से भी काली मृदा को जाना जाता है। और काली मृदा को बोले, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप ऊपर में पढ़े कि विस्तार इसका, तो जलोढ़ मृदा और काली मृदा दोनों का विस्तार एक ही है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर इसका जो है ना विस्तार है। लेकिन इसका विस्तार जो है दक्कन के लावा प्रदेश में है। दक्कन क्षेत्र इस एरिया के भाग वाला को क्या बोलेंगे, इस एरिया के भाग वाला को दक्कन क्षेत्र बोलेंगे। इसमें क्या होता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश आ जाएगा और कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है, तथा तमिलनाडु। देखिए इधर इस दक्षिण भारत, मोटे तौर पर अगर देखें हम, तो पूरा दक्षिण भारत को हम क्या कह सकते हैं, है ना, दक्कन लावा प्रदेश कह सकते हैं। टोटल ओवरऑल बोल रहे हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु इसमें है। इस दक्कन प्रदेश में आता है जहाँ पर की काली मृदा का विस्तार है। अब इसका बात करें निर्माण इसका कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी के बैसाल चट्टान के टूटने से है ना इसका निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी का जो बैसाल चट्टान है उसको वो अगर टूट गया है और उसे टूटने से क्या हुआ, इस चट्टान का निर्माण हुआ है। इसमें जो है ना नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है, मतलब कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो ये जल्दी गीला हो जाता है। इसीलिए इस मिट्टी में क्या होता है कि मानसून के पहले ही बौछार में इस मिट्टी की जुताई कर लिया जाता है। नहीं तो इतना गीला हो जाता है कि ये फिर इसको दोबारा जुताई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मानसून की पहली बौछार में ही क्या होता है, काली मृदा का जुताई कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। तत्व में सबसे पहले इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसा तत्व इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें कमी होता है फास्फोरस का। किसका कमी होता है, फास्फोरस का कमी होता है। इसमें फसल, मुख्य रूप से अगर फसल पूछेगा काली मृदा में, तो कपास उत्पादन होता है। काली मृदा में क्या होता है, कपास होता है। इसके साथ साथ में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं है ना फल का भी उत्पादन होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इतना सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लाल और पीली मृदा देखिए लोहांश के कारण इसमें लोहा का मात्रा ज्यादा, लोहा का अंश ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है ना। और इसी में अगर यदि जल योजन हो जाए, जल योजन यानी कि इसमें अगर पानी चला जाए, तो इसी मृदा का रंग यानी कि इसी मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए इसमें लोहा का अंश ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसमें जल योजन हो जाता है, यानी कि जल जमाव हो जाता है। जल अगर जम जाए, इसमें पानी चला जाए, तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण इसका ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन एवं रूपांतरित होने से बना है। मतलब कि अगर यदि ग्रेनाइट, नीस है ना जैसे रवादार चट्टान अगर टूटेगा, विघटन होगा और वो बदलेगा, तो बदलने के फलस्वरूप क्या बनेगा, है ना, लाल मिट्टी का निर्माण होगा। अगर यदि विस्तार के बारे में बात करें, तो विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसका क्या है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। अब देखिए इसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, एवं मेघालय में है, ठीक है। इन सारे राज्यों में क्या होता है, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैव पदार्थ की कमी होती है ना, जैव पदार्थ, इसमें जैविक पदार्थ होना चाहिए, वो उसका क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। अगर यदि इसमें उर्वरक का उपयोग करें, तो इसमें फसल मतलब क्या बोल रहा है, उर्वरक का अगर यदि उपयोग करेंगे, यानी खाद को डालेंगे खेत में, है ना, तो उसमें फसल सिंचाई के माध्यम से, और पानी भी डालेंगे, है ना, फसल सिंचाई के माध्यम से उसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और फल उगाया जा सकता है ना।
कब? जब हम इसमें उर्वरक का प्रयोग करेंगे और सिंचाई का प्रयोग अलग से करेंगे, तब इसमें हम चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और फल का उत्पादन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि लोहा का रंग क्यों होता है, लाल रंग, लाल मिट्टी का, लाल या पीली मिट्टी का रंग ऐसा क्यों होता है? तो लोहांश के कारण इसका क्या होता है, रंग लाल होता है। अगर इसी में पानी चला जाए, जल योजन हो जाए तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन यानी टूटने या रूपांतरित होने से हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार जो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटानागपुर का पठार एवं मेघालय में है। इसमें जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होता है। ठीक है, और ये कम उपजाऊ होता है। बाकी दो मिट्टी जो पढ़े हैं हम, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, उसकी अपेक्षा ये जो है लाल और पीली मृदा क्या है, कम उपजाऊ होता है। लेकिन हाँ, इसमें फसल में सिंचाई करके और उर्वरक का प्रयोग करके चावल, ज्वार, मक्का, मूंगफली और फल उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, लेटेराइट मृदा। क्या है लेटेराइट मृदा? ये जो शब्द है लेटेराइट, ये शब्द क्या है, लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। क्या होता है, ईंट होता है। ईंट को देखिएगा तो वो बहुत दबता नहीं है, तो इसका मिट्टी भी क्या होता है, ठोस होता है। इसमें क्या होता है, उच्च तापमान होता है, बहुत ज्यादा तापमान वहां पर पड़ता है। उससे जहां पर ये लेटेराइट मृदा जहां पर पाया जाता है वहां पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है और वर्षा भी क्या होता है, वहां पर अधिक होता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक होता है। ठीक है, अधिक क्षेत्रों में है। इसका जो विस्तार है 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अपर्दन होते रहता है। क्या बोले, अधिक वर्षा होता है। अधिक वर्षा मतलब क्या होता है कि ज्यादा वर्षा हो गया तो वहां पर क्या स्वाभाविक है, वर्षा होने के कारण वो मिट्टी कटेगा। कटने के कारण क्या होता है, इसमें अपर्दन होता है, मतलब वो कट के एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी चला जाता है। और इसीलिए कट करके मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है, इसलिए इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ह्यूमस मतलब जो ऊपर में देखिए क्या होता है, पेड़ पौधा अगर यदि कुछ गिरेगा, पत्ता उत्ता गिरेगा, उसमें ह्यूमस, पत्ता में ही ना ह्यूमस बनेगा। अब वो पत्ता ऊपर वाला भाग ही काट करके लेके दूसरे जगह चला जाए तो इसमें ह्यूमस पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। और जब ह्यूमस नहीं पाया जाएगा तो जैविक पदार्थ इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें एल्यूमिनियम और लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके रंग इसका क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब ये क्या है, इसका जो क्षेत्र है तो कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ बोले हम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में ये लेटेराइट मृदा पाया जाता है। अब देखिए क्या है कि इसको नोट में याद रखना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, ठीक है, तकनीक लगा करके, तकनीक यानी कि क्या, उसमें खाद मतलब कि खाद का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, ठीक है, और अपना तकनीक लगा पानी उन्हें दे करके इसमें क्या होता है, काजू की खेती किया जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। इसीलिए हम इसको क्या कर दिए, नोट में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए कौन है, अब अगला जो मृदा है कौन है, मरुस्थलीय मृदा। कौन सा मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल मतलब क्या होता है, ये ज्यादा शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। शुष्क मतलब गर्मी इलाके में, गर्म इलाके में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है या हल्का भूरा होता है। कैसा होता है, लाल या हल्का भूरा होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाएगा। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है, ये मरुस्थलीय मृदा पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसमें अभाव क्या होता है, वनस्पति और खनिज का अभाव होता है। वनस्पति मतलब वहाँ पर वन नहीं पाया जाता। जान रहे हैं कि मरुस्थल है तो मरुस्थल में पेड़ पौधा कहाँ से उगेगा। ठीक है, और उसमें खनिज भी मतलब उसके अंदर से कुछ निकाला भी नहीं जा सकता है, उसमें कुछ पाया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, सिंचाई अगर यदि उसमें करेंगे, सिंचाई करके हम कपास, चावल और गेहूं उपजा सकते हैं। ठीक है ना, अगर यदि सिंचाई करेंगे तब, सिंचाई बीज डाल करके इसमें कपास, चावल और गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। आप इतना तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तब अगले मृदा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा। ठीक है, पर्वतीय मृदा यानी पहाड़ पर्वत पर जो पाया जाता है मृदा, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पर्वतीय मृदा। ठीक है, जैसे हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सारे इलाकों में क्या होगा, पहाड़ी मृदा या पर्वतीय मृदा पाया जाएगा। ठीक है, ये मृदा बहुत ही जटिल एवं विविधता वाली है। मतलब कि कहीं पर मतलब कि उपजाऊ मिट्टी होगा और कहीं पर अनुपजाऊ मिट्टी होगा। ठीक है,
तो नदी घाटी में जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। वहां पर जो नदी घाटी होता है, ठीक है ना, इस शेप का जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इस शेप में जैसे कि यहाँ पर आदमी बसा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, घाटी बोलेंगे। तो नदी घाटी क्षेत्र में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा पाया जाता है। मतलब क्या, नीचे क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ पर नदी घाटी हो, नदी चल बह रही हो, तो वहां पर क्या होता है, उपजाऊ मृदा होता है। जबकि ऊंचे क्षेत्र में जाएंगे तो मोटा मोटा कण के जैसा मिट्टी पाया जाएगा और वो अपरिपक्व होता है, मतलब ठीक से वो मिट्टी बना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, जहाँ हिमाच्छादित क्षेत्र में जहाँ पर कि बर्फ ढका हुआ रहता है, जैसे हिमालय में है, तो हिमालय में अगर यदि बर्फ ढका हुआ है तो इसका क्या होता है, जब बर्फ पिघलने लगता है, जब बर्फ मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, तो इसका क्या होता है, अपर्दन हो जाता है। अपर्दन मतलब क्या, वो कट करके नीचे चला जाता है। इसलिए क्या है, घाटी में यह मृदा उपजाऊ होता है और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फल, चावल, आलू उपजा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला इलाके में इस तरह का नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ पर्वतीय मृदा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है, मतलब भारत में भूमि का उपयोग हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो भारत में जो है ना, भू उपयोग के दो प्रमुख कारक है। पहला क्या है, भौतिक कारक है, दूसरा क्या है, मानवीय कारक है। तो भौतिक कारक में क्या हो जाएगा, भू आकृति। देखिए, आदमी जो है ना, भूमि को जो उपयोग करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, भू उपयोग बोलेंगे। भू आकृति मतलब कि जैसे कि आकृति, उबड़ खाबड़ वाला इलाके में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कोई ज्यादा आदमी बसता नहीं है। क्यों नहीं बसता वहां पर जाकर के, क्योंकि वहां पर उसको आने जाने में यातायात की असुविधा होती है। उसके बाद इसके समस्या क्या होती है, यातायात की असुविधा होने के साथ साथ में वहां पर फसल ठीक से नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है, जल का समस्या होता है। इन सारे कारणों से क्या होता है कि जहाँ पर ऊंचा ऊंचा पर्वत पहाड़ वाला क्षेत्रों में कम आबादी पाया जाता है। और क्या होता है, जलवायु ठीक ठाक रहे, जहाँ पर की जलवायु ठीक ठाक रहे वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर जलवायु ठीक ठाक नहीं रहेगा, है ना, कहीं ज्यादा वर्षा हो रहा है, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ रहा है या कहीं ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो मतलब जिस अनुकूल अवस्था रहेगा जहाँ पर, तो वहां पर ज्यादा आदमी रहेगा। तो जलवायु समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद मृदा, अगर मिट्टी भी अगर ठीक ठाक रहेगा, वहां पर जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी रहेगा वहां पर आदमी ज्यादा रहेगा। लेकिन जहाँ पर मिट्टी कम उपजाऊ वाला रहेगा वहां पर आदमी क्या होगा, कम होगा। स्वाभाविक सा बात है। अब देखिए, मानवीय कारण में क्या है कि उस मानवीय कारण से कैसे कैसे इसको उपयोग कर रहा है। तो इसका जनसंख्या घनत्व है। हम लोग का धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अब जनसंख्या घनत्व तो बढ़ते जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्षेत्र बढ़ाएंगे। जहाँ पर हम लोग खेती करते थे वहां पर क्या करेंगे, अब घर बनाएंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी की क्षमता, हम लोगों के पास अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ रहा है, ठीक है ना, उद्योग धंधा लगाते जा रहे हैं। और जहाँ पर खेती होने का काम होना चाहिए वहां पर क्या लगा रहे हैं हम लोग, अभी उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है। संस्कृति एवं परंपरा, किसी किसी का परंपरा रहता है, जैसे आदिवासी लोग को वो जंगल में ही रहेगा, ठीक है ना, तो वो लोग वहीं पर रहने का पसंद करता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, भूमि का उपयोग होता है। अब थोड़ा देखते हैं भारत में हमारे पास कितना भूमि है, ठीक है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भूभाग का आंकड़ा उपलब्ध है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास भूमि है, लेकिन उसमें से मात्र मेरे पास 93% का ही आंकड़ा हमारे पास है। बाकी जो 7% बचा, ये 7% गया कहाँ। तो वीडियो के शुरू में हम लोग क्या थोड़ा सा गलत बोल दिए थे, है ना। इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, इधर वाला जम्मू कश्मीर और इधर वाला अक्साई चीन, ठीक है, ये दोनों क्या किया, 7%, थोड़ा सा चाइना इधर से ले लिया है और थोड़ा सा पाकिस्तान ले लिया है, ठीक है। इसी में ये 7% खत्म हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र में, पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए, है ना। किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए उस क्षेत्र। जैसे भारत है, भारत में जितना भी क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल है ना, तो इतना क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए, उसका 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन 1952 में वन नीति भी बनाया गया, लेकिन अभी तक क्या हुआ, मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार पाया गया है, ठीक है ना। अभी तक कितना, मात्र में 20%, ठीक है। इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग भू संरक्षण और भू क्षरण और भू संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो भू क्षरण पहले क्या होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। मतलब क्या, मिट्टी
मतलब क्या, अलग अलग क्रियाओं से, विविध क्रिया मतलब कि अलग अलग क्रियाओं से अगर यदि एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भूक्षरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए गतिशील जल, मतलब कि जब पानी तेज गति से जा रही होती है नदियों में तो क्या होता है, उसके साथ साथ में मिट्टी कट करके चली जाती है। ठीक है। पवन, हवाएं भी बहुत जोर से चलेगी और वहां पर अगर धूल रहेगा तो वो धूल हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ करके चला जाएगा। हिमानी, हिमानी अगर यदि बर्फ है, बर्फ के साथ साथ में मिट्टी, बर्फ पिघल रहा है तो मिट्टी भी उसके साथ में चला जाता है। अब देखिए समुद्रिक लहरें हैं, समुद्रिक लहरें अगर उठेगा, समुद्र का लहरें उठता है तो बारिश होती है और उसके समुद्र का लहर जो होता है तो उसमें जो तट होता है उसका वो भी काट करके अंदर ले लेता है। अब गुरुत्वीय बल मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जिसके कारण अगर यदि पहाड़ वगैरह में खिंचाव आ जाता है तो क्या होता है कि वहां का जो मिट्टी क्या होता है, नीचे ऊपर वाला मिट्टी क्या होता है, नीचे आता है, पहाड़ों को मिट्टी नीचे खिसक जाता है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अतिवृष्टि मतलब कि बहुत ज्यादा, वृष्टि मतलब होता है वर्षा। ठीक है। और अनावृष्टि समझ लीजिए, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होगा और अनावृष्टि मतलब वर्षा होगा ही नहीं। देखिए दोनों ही स्थिति में क्या होता है, हम लोगों को समस्या होता है। ज्यादा वर्षा हो जाएगा तो मिट्टी कटेगा और कम वर्षा हो मतलब कि वर्षा होगा ही नहीं तो धूप के कारण क्या होता है, मिट्टी सूख जाएगा और हवा के द्वारा मिट्टी उड़ करके चला जाएगा। दोनों ही समस्या है। ठीक है। दोनों स्थिति में समस्या है। ठीक है। तो अब देखिए मानवीय कारण क्या क्या है इसको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वनों उन्मूलन कर रहे हैं, वन को काटते जा रहे हैं। ठीक है ना। वन को काटते जाने के कारण क्या, तो वन जब कटेगा तो वन पेड़ पौधा जो है ना मिट्टी को पेड़ पौधा का जो जड़ होता है मिट्टी पकड़ करके रखता है मिट्टी को। ठीक है ना। जड़ जो है मिट्टी को पकड़ करके रखता है। अगर यदि हम वन को ही काट देंगे तो उस जगह जो पेड़ पौधा था वो पेड़ पौधा कट गया और उस जगह से मिट्टी अपने आप कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अति पशुचारण मतलब कि जहाँ पर फील्ड था, मैदान था, वहां पर मैदान में क्या होता, पशु चर रहा था, बहुत ज्यादा संख्या में पशु चर गया तो उसके साथ साथ क्या होता है, वहां पर घास वगैरह दोबारा हो नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पर कि धूलकण बन जाता है वो। ठीक है। दोबारा घास नहीं होने के कारण। ठीक है। और उस जगह से फिर मिट्टी उड़ने लगता है। ठीक। या फिर बारिश भी पड़ेगा तो वहां से मिट्टी कटने लगेगा। ठीक। अब देखिए अगला है खनन। अगर यदि खोद लेते हैं किसी चीज को निकालने के लिए, हम कोयला को या अभ्रक को, किसी भी चीज को निकालने के लिए हम खोदते हैं तो खोदने के बाद क्या होता है, उस जगह मिट्टी नीचे चला जाता है। ठीक है। और उस जगह मिट्टी का क्षरण हो जाता है। ठीक है। अब रसायनों का अति अधिक प्रयोग। ठीक है ना। क्या होता है कि हम लोग ज्यादा फसल के लिए क्या करते हैं कि खेतों में ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का जो क्षमता होता है, उत्पादन का जो क्षमता होता है मिट्टी का, है ना, उर्वरा शक्ति क्या होता है, कम हो जाता है। उसमें या तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है या क्षारीयता की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण दोनों स्थिति में हम लोगों को ही नुकसान होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। अब देखिए इसका क्या कारण है, भूक्षरण का कारण क्या क्या है। भूक्षरण को वहां पर भी कारण बता है। देखिए खनन सबसे पहला कारण है। खनन में क्या हो रहा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ से क्या होता है कि खनन करके तो कोयला वगैरह सब निकाल तो लिया जाता है, लेकिन वहां पर मिट्टी को जो उसका जो राख कोयला का जो टुकड़ा बचता है वहीं पर ऊपर में ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, भूक्षरण होता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, वनोन्मूलन। उड़ीसा में क्या हो गया है, वन को काट दिया गया, जिसके कारण वहां पर भी भू का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। अब देखिए अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ, पशु को ज्यादा से ज्यादा चराने लगा, जिसके कारण वहां पर मिट्टी का कटाव हुआ। अति सिंचाई का देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अधिक ज्यादा सिंचाई कर लिया। सिंचाई करना मतलब पानी को खेत में ज्यादा देना। इससे भी क्या हो गया, वहां का जो गुण है उसका, मिट्टी का जो गुण है वो क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है। इस स्थिति अति सिंचन को क्या बोलते हैं हम लोग, जलाक्रांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलाक्रांता। इसमें क्या होता है, लवणीय या क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। मिट्टी का लवणीय या क्षारीय गुण बढ़ जाता है और वहां का मिट्टी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, परमानेंट के लिए खराब हो जाता है। तो अब बात ये होता है कि जब ये खराब हो गया तो बचाने का तो कुछ न कुछ तो उपाय होना चाहिए ना हमारे पास। अगर यदि हम इसको संरक्षण नहीं करेंगे, इन्हें बचाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक दिन भावी पीढ़ी को समस्या हो जाएगा। हम लोगों को तो नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, ठीक है ना, बाल बच्चा जो है उसको क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा।
इसके संरक्षण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, फसल चक्र द्वारा इसका हम संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? देखिए, फसल चक्र को अगर यदि हम गेहूं लगाए हैं तो बार बार गेहूं ही नहीं लगाएंगे, उसके साथ में अभी गेहूं लगाएं तो अगले साल में कुछ और फसल लगाएंगे, बाजरा लगा देंगे, मक्का लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गेहूं लगाने से क्या हो जाएगा? एक ही तरह का उसमें जो पोषक तत्व वो खींच लेगा, जितना भी मिट्टी में पोषक तत्व है उसका खींच लिया जाएगा और उस प्रकार का पोषक तत्व मिट्टी में कमी हो जाएगा। लेकिन इसको अगर बदल बदल के लगाएंगे तो अलग अलग पोषक तत्वों का जो पौधा होता है, अलग अलग पौधा अलग अलग पोषक तत्वों को लेता है। इस प्रकार से मेरा क्या होता है? मिट्टी संरक्षण रह सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तिलहन या दलहन पौधा को लगा सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन बना रहता है। कौन सा पौधा लगाएंगे? तिलहन या दलहन पौधा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में अगर यदि हम लोग संरक्षण करना चाहते हैं तो उसमें समुच्च जुताई का एक प्रक्रिया होता है, समुच्च जुताई जिसको कहते हैं। उस जुताई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। पवन अपरदन से मिट्टी कट जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? पट्टिका कृषि करेंगे। पट्टिका कृषि क्या होता है? देखिए कि अगर यदि ये क्षेत्र है, हवाएं बहुत तेज से चल रही है तो यहाँ इसमें क्या हुआ? घास उगा दिया गया, ठीक है, और यहाँ भी घास उगा दिया गया। तो और इन दोनों बीच में क्या कर दिया गया? फसल उगा दिया गया, यहाँ पर फसल को उत्पादन कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? हवा जब आएगा तो हवा घास को, तो बड़ा बड़ा घास होता है उसमें, घास से वो क्या होता है? मिट्टी को उड़ाकर नहीं ले जा सकता है, इसलिए बीच में फसल भी हो जाता है और ये पट्टी का काम कर रहा था और इसलिए मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मानवीय उपाय क्या कर सकते हैं हम इसको रोकने के लिए, ठीक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति, हम आधुनिक सिंचाई का जो पद्धति है आधुनिक कर देंगे, जैसे ड्रिप यंत्र, छिड़काव यंत्र, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट पौधे पानी को, इससे सेविंग भी कर सकते हैं पानी को, ठीक है ना, पानी को बचा भी सकते हैं। रसायनों का कम उपयोग और जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है ना। रासायनिक खाद से जैसे एंड्रिन नामक एक दवा है, जिसको छिड़कने से मेंढक का जो है लार्वा खत्म हो जाता है और उसका प्रजाति नष्ट होने का कगार पर हो जाता है, ठीक है। तो एंड्रिन किसको नष्ट कर देता है? मेंढक के लार्वा को खत्म कर देता है, ठीक है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को लगा सकते हैं। वृक्ष को लगाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? वन को संरक्षण मतलब मिट्टी को बचा करके रख सकते हैं, ठीक है। वर्षा जल संचय, वर्षा का अगर जल है तो क्या होता है? जब बरसात का मौसम होता है, जहां तहां पानी बह जाता है, उसको हम इकट्ठा करके कहीं तालाब, नदी, पोखर में इकट्ठा करके रख सकते हैं। उसके बाद है भूपृष्ठीय जल संचय, मतलब कि ऊपर में जो जल है, जमीन के ऊपर में जो जल है उसको संचय करके रखना, बर्बाद नहीं होने देना है। भूमिगत जल संचय आदि, भूमिगत जल मतलब पानी में जो धरती में जो पानी जाएगा वो कैसे जाएगा, उसके लिए भी हमको क्या करना है? संचय करके रखना, कम से कम पानी का उपयोग करना है ना। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।